अध्याय 26। तुम उस मुखौटे के पीछे क्यों छिपते हो? रात का समय। शुरू में मैं बस ये जांचना चाहता था कि क्या मुझे पानी से कोई कमजोरी है, जैसे कि कुछ प्रकार के पिशाच जिन्हें मैंने मूवी थिएटर में देखा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे बहते पानी से कोई कमजोरी नहीं है, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा महसूस किया। मैं बह गया और रात होने तक तैरता रहा। शुक्र है कि आज तैराकी क्लब की क्लास नहीं थी, इसलिए मैं अकेले ही पूल का आनंद ले पाया। मैं अभी पुरुषों के लॉकर रूम में तौलिया से खुद को सुखाने के लिए गया था। जब मैंने खुद को सुखाने के लिए तौलिया का इस्तेमाल किया तो मैंने जोर से कहा, मेरी एकमात्र कमजोरी आशीर्वादित वस्तुएं हैं और मुझे किसी अजनबी के घर में आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। मैं आईने में अपना प्रतिबिंब देखता हूँ और कुछ नोटिस किए बिना नहीं रह सकता। क्या मैं लंबा हो गया हूँ? जैसे ही मैंने शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा, मैं क्षण भर के लिए अपने पूर्व की आकृति देख सकता था। एक पतला 21 वर्षीय युवा वयस्क जिसकी त्वचा पीली और नीली आंखें थी। मैं अपने वर्तमान शरीर की तुलना अपनी यादों से अपने पुराने शरीर से करता हूँ और मैं कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मैं सुपर सैनिक बनाने के लिए किसी प्रयोग से गुजरा हूँ। पिछला पतला बीमार दिखने वाला आदमी अचानक एक लंबा मांसल आदमी बन जाता है। पिशाच के काटने से मेजबान का शरीर अपनी चरम अवस्था में विकसित होने के लिए मजबूर हो जाता है। मैंने जोर से कहा, मैं 175 सेमी लंबा था और अब मैं 180 सेमी से अधिक लंबा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं विकसित होना बंद कर दूंगा तो मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी वायलट ने कहा कि यह सब मेरी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं बकवास के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ और जल्दी से अपनी कोठरी में रखे तौलिए से खुद को सुखाने का काम पूरा कर लेता हूँ। जब मैं सूख जाता हूँ तो मैं अपने बैग में देखता हूँ और वो पोशाक देखता हूँ जिसे मैंने जून से अपने लिए तैयार करने के लिए कहा था। मैं संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाता हूँ और अपने पहने हुए कपड़ों को ढूंढता हूँ। जब मैं कपड़े पहन लेता हूँ तो मैं पुरुषों के लॉकर रूम से बाहर निकलता हूँ और अपना बैग अपनी पीठ के पीछे रखता हूँ। जैसे ही मैं लॉकर रूम से बाहर निकलता हूँ, मैं कॉलेज के खामोश गलियारों में चलना शुरू कर देता हूँ। अब जब मैंने सोचना बंद कर दिया है तो क्या बिल्डिंग की सुरक्षा को गश्त नहीं करनी चाहिए? मुझे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं पीछे देखता हूँ और एक आदमी को अपनी वैम्पायर दृष्टि से आते हुए देखता हूँ। मैं अपनी वैम्पायर दृष्टि को बंद कर देता हूँ और जल्द ही मेरी दुनिया सामान्य हो जाती है और मैं एक आदमी को देखता हूँ जिसके चेहरे पर मुस्कान है। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें थी और वो विनम्रता से व्यवहार कर रहा था। वो उन औसत राजकुमारों जैसा दिख रहा था। वो आदमी अचानक गायब हो गया और मेरे सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया और मुझे दीवार में फेंक दिया। धमाका! मुझे चक्कर आ रहा था और मेरे बालों के पीछे कंक्रीट के टुकड़े चिपके हुए महसूस हो रहे थे। भ्रमित और साथ ही सतर्क होते हुए वो आदमी तिरस्कार पूर्वक हंसा और कुछ कहा। हाँ, वास्तव में थोड़ा मजबूत, लेकिन इतना नहीं कि उसके साथ रह सकूं। कम से कम तुम्हारी थोड़ी सी ताकत के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ रहने के लायक हो? खासकर तब जब तुम एक साधारण आम आदमी हो। ये कभी काम नहीं करेगा। बस उससे दूर रहो, नहीं तो मैं या कोई और उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालेगा। ये एक दोस्ताना चेतावनी है। सम्मानित महसूस करो कि तुम मेरे जैसे महान व्यक्ति से इतना कुछ सुन सकते हो। अगली बार मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। वो जोर से हंसा और मेरी ओर गर्व से देखा। उसका भाव एक रोटवेलर की तरह था जो बिल्ली के बच्चे को देख रहा हो। मैंने फर्श पर खून खांसते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरा सिर फिर से जाग गया है। मैंने उस आदमी को तटस्थ भाव से देखा जबकि मेरी आंखें लाल हो गयी। क्या उसने अभी अभी मेरे परिवार को धमकाया है? क्या वो मूर्ख है? मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो सुना है। तुम क्या कहते हो? अगर तुम गायब हो जाओ तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। उसने उसी मुस्कान के साथ कहा जैसे कि वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो। जब तुम गायब हो जाओगे तो मैं उसे जीतने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैंने अपनी गर्दन को मोड़ा और अपने हाथों को झटका। ये चोट लगी। पहली बार मैंने बात की। मेरा सिर अब साफ था। वो मेरी दृष्टि से गायब हो गया और फिर से मेरे बगल में प्रकट हुआ। मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका क्योंकि उसने मुझे चेहरे से पकड़ लिया और मेरे पेट में मुक्का मारा। हाँ, इतना कमजोर। उसने तुम्हें क्यों चुना? तुम इतने कमजोर हो, यह मुझे होना चाहिए था। मैंने फर्श पर खून उगल दिया और उसने मुझे फिर से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुझे मारा, मैंने उसकी ओर देखा। उसके घमंडी चेहरे और भाव को देखकर जो कह रहा था, मैं दुनिया का राजा हूँ। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका। निराशाजनक। इस आदमी के बारे में मुझे सिर्फ निराशा ही महसूस होती है। क्या यही एक महान पिशाच है? एक ऐसा प्राणी जिसका अहंकार ग्रह के आकार का है और जो सोचता है कि वो दुनिया का केंद्र है? मैं ईमानदारी से कहूंगी, मैं एक महान पिशाच से लड़ने के लिए उत्साहित थी। मैं लड़ने और उन्हें अपने पैरों तले कुचलने के लिए उत्सुक थी। मुझे लगा कि मैं एक अच्छी चुनौती देने जा रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ निराशाजनक है। क्यों? मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं इतनी निराश क्यों हूँ? मुझे नहीं पता कि मेरा यह अभिमान कहाँ से आता है। मैं अभी एक नवजात हूँ। मुझे पिशाच बने हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन क्यों? मैं इतनी निराश क्यों हूँ? मैं उससे नाराज क्यों नहीं हूँ? आखिरकार उसने मेरे परिवार का अपमान किया, जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अगर ये लुआन के साथ होता तो मैं पहले ही उस पर हमला कर देती, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस आदमी के साथ मैं हमेशा यही करती हूँ? मुझे निराशा महसूस हो रही है। क्यों? क्रैक। मैं अपनी जीभ काटता हूँ और दर्द में चिल्लाने से मना करता हूँ क्योंकि उसने मेरी भुजाएं तोड़ दी और मुझे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मुझे लगता है कि मेरी पीठ के पीछे कांच टूट गया है और जैसे ही मैं इमारत की तीसरी मंजिल से गिरता हूँ, मैं अपने चेहरे पर ऊब भरी नजर के साथ पूर्णिमा को देखता हूँ। मुझे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, लेकिन किसी कारण से मैं सुन्न महसूस कर रहा था। ये एक अजीब अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शरीर मेरा नहीं था।
मैं सुनहरे बालों वाले आदमी को देखता हूँ और जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो मेरे दिमाग में संदेह के बादल थोड़े से छट जाते हैं। जब कोई कीड़ा आपका अपमान करता है तो क्या आपको कुछ महसूस होता है? मैंने खुद से सवाल पूछा। सुनहरे बालों वाला आदमी तीसरी मंजिल से नीचे आता है और मेरी ओर चलता है। जल्द ही मेरी मुस्कान बढ़ जाती है। नहीं, आपको कुछ महसूस नहीं होता। मेरे दिमाग में भले ही वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो मेरे ध्यान के लायक नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरा अभिमान कहाँ से आता है, लेकिन जब से मैं पिशाच बना हूँ तब से मुझे ऐसा ही लगता है। लुआन के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा कि वो एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन जिस क्षण उसने अपना सिर नीचे किया और कुत्ते की तरह पीछे हटा, मेरी रुचि खत्म हो गई। मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा दुखवादी पक्ष और अहंकार बोल रहा है। मैं उसे एक बार फिर खुद को अपमानित करते हुए देखना चाहता था और ऐसा करके मैं संतुष्ट महसूस करूंगा, लेकिन जब वो सिर्फ एक अनिच्छुक सेवक साबित हुआ तो मेरी उसमें रुचि भी खत्म हो गई। मैंने अपने बारे में कुछ नया समझा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों हूँ। मेरे पास एक अनुभवी योद्धा का अनुभव नहीं है, मैं मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों क्यों? पूर्णिमा को देखते हुए मैंने अपने मन में कई बार खुद से सवाल किए। मुझे अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा लगा जैसे ये भावनाएं मेरी नहीं है। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मुझे लगा जैसे कोई जंगली जानवर फंसा हुआ है और उसे पालतू बना दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं बस घबरा रहा हूँ। हाँ, जब से मैं एक पिशाच में बदल गया हूँ, मेरी भावनाएं बहुत अस्त व्यस्त हैं। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी जुड़ जाता हूँ, मैं आसानी से नफरत करता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को हराने में दुखवादी आनंद महसूस करता हूँ, और जब मैं कीड़ों की तरह अपने पैरों से उन पर कदम रखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। हाँ, शायद मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने पूर्णिमा को देखा तो मैंने पिशाच के कदमों की आवाज सुनी। वो मेरी तरफ देखता है। आज तुम मरने जा रही हो और मैं जो मेरा है उसके पीछे जा रहा हूँ। मैंने इस आदमी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसका नाम फिर से क्या था? वो मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसका नाम क्या था? खैर, मुझे लगता है कि वो आखिरकार महत्वपूर्ण नहीं है। अचानक मुझे अपने शिक्षक एडम के शब्द याद आ गए। तुम क्या सोचते हो विक्टर? तुम थोड़ा ढीला क्यों नहीं हो जाते? तुम कब तक इस मुखौटे के पीछे छिपते रहोगे जिसे तुमने खुद बनाया है? जब मुझे वे शब्द याद आए तो मुझे लगा कि इस आदमी का सामना करते समय मेरे मन में जो भी संदेह थे वे दूर हो गए हैं। हाँ, मुझे लगा कि मैं हंस रहा हूँ, जोर से हंस रहा हूँ। हाँ। मैंने पागलों की तरह हंसते हुए अपना बायां हाथ, जो किसी समय पुनर्जीवित हो गया था, अपने माथे पर रखा और अपने बालों को ऊपर उठाया। ये पहली बार था जब मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसा था और मुझे आखिरकार समझ में आया कि मैं अजीब क्यों महसूस कर रहा था। इस पूरे समय मैं खुद को रोक रहा था। इस पूरे समय मैंने यह मुखौटा पहना था क्योंकि यह सही काम है। आखिरकार जो कुछ भी अजीब है उसे समाज से बाहर रखा जाता है। मैंने असली मुझे छिपाने के लिए मुखौटा पहना था। मैंने इस मुखौटे का उपयोग कब शुरू किया? मैंने खुद से उलझन में पूछा। तुम किस बात पर हंस रही हो? चुप हो जाओ और मर जाओ। ओह, मुझे अब याद आया, यह वो घटना थी जब मैं बच्चा था और मैं जंगल में खो गया था। अरे विक, क्या मैं तुम्हें $28% कह सकता हूँ? मैंने अपने कानों में एक बच्चे की आवाज सुनी। आवाज स्थिर लग रही थी और मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। मुझे अचानक अपने पेट से एक गर्म एहसास महसूस हुआ। यह इतनी तीव्र गर्मी थी और यह मुझे छोड़ने के लिए उग्र रूप से कह रही थी। मैंने तीखे दांतों से भरी एक मुस्कान बिखेरी और उस गर्मी को बेकाबू होने दिया। बूम! विक्टर के शरीर से अचानक एक ज्वाला का खंभा निकला। वायलट, जो एक भूमिगत कमरे में लेटी हुई थी जिसे उसने बनाने के लिए कहा था, जोर से कराह उठी। साशा, नतालिया और मारिया, जो एक ही कमरे में टेलीविजन देख रही थी, बस वायलट को भ्रमित होकर देख रही थी। वायलट ने अपने पैर मिलाए और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें खून से लाल थी, उसकी सांसें उखड़ी हुई थी और वो बड़बड़ा रही थी, डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। वो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लग रही थी जो अपने पैरों को हिलाते हुए एक ही शब्द बोलती रही। लेडी वायलट, क्या हो रहा है? हे भगवान, नतालिया ने वायलट के पास आते ही कहा, लेकिन जैसे ही उसने वायलट के कामुक चेहरे को देखा, वो हैरान रह गई। साशा वायलट के पास जाती है, अपनी दोस्त को देखती है और जब वो वायलट से रिस रहे तरल पदार्थ को देखती है तो वो शर्म से अपने गालों को थोड़ा लाल करके पूछने से खुद को रोक नहीं पाती। क्या हो रहा है? वो थोड़ा हकलाती हुई बोली। डार्लिंग, डार्लिंग, मैं इसे अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया और वो छटपटा उठी। उद्धरण चिन्ह ... हम साशा को समझ नहीं आया। नतालिया, क्या तुम्हें कुछ पता है? साशा ने पूछा। नतालिया ने सिर्फ अपना सिर हिलाकर नहीं कहा और उसी तटस्थ भाव से वायलट को देखती रही। लेकिन मारिया, जो नतालिया के करीब थी, वो देख सकती थी कि वो वायलट के साथ थी। नौकरानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो गुया कहाँ है? साशा ने चारों ओर देखते हुए पूछा। वो लॉर्ड विक्टर की छाया में है, नतालिया ने जवाब दिया और आगे कहा, वो उसकी रक्षा कर रही है। जब साशा कुछ कहने वाली थी तो वह अचानक हैरान हो गई जब वायलट बिस्तर से उठ गई। मुझे अपने डार्लिंग को देखने की जरूरत है, उसने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। पहले आपको अपने कपड़े बदलने चाहिए, साशा ने ऐसे लहजे में कहा जो मना करने की अनुमति नहीं देता था। वायलट नीचे देखती है और अपनी पोशाक में गंदगी देखती है। वो अपना सिर हिलाती है और फिर बाथरूम की ओर गायब हो जाती है। मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे पति को कुछ हुआ होगा, साशा ने अपने गालों पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए कहा। उसे पति शब्द कहने की आदत नहीं थी। अध्याय 27, प्राथमिकताएं। ये क्या है? ये क्या है? मैंने खुद से पूछा जब मैंने उस नवजात शिशु के शरीर से आग की लिपटों को निकलते देखा।
यह एक आसान काम होना चाहिए था। मैं घमंडी नवजात शिशु को खत्म कर देता और उस महिला को ले जाता जिसे मैं चाहता हूँ। लेकिन ये क्या है? क्या वो सिर्फ एक और नवजात शिशु नहीं था जो वायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाग्यशाली था? मैं समझता हूँ वायलट वो ऊब गई होगी और उसे अपने खिलौने के रूप में व्यवहार करने के लिए एक इंसान मिल गया होगा। ऐसा पहले कई बार हुआ है और महिला पिशाच हमेशा ऐसा ही करती रही है। क्या वो सिर्फ ऐसा नहीं था? क्या वो सिर्फ एक खिलौना नहीं था? लेकिन उसके पास ये शक्ति क्यों है? उसके पास ये लपटें क्यों है? एक नवजात शिशु के पास स्नो कबीले की शक्ति कैसे हो सकती है? ये आदमी कौन है? अचानक कॉर्नेलियो ने एक जानवर की दहाड़ सुनी। आरो यार। हाय! कॉर्नेलियो डर के मारे विक्टर को घूरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। विक्टर का रूप बदल गया था। गर्मी के कारण उसके कपड़े गायब हो गए थे और वो लगभग नग्न था, लेकिन उसके शरीर को ढकने वाले लिपटों के कारण ये ध्यान देने योग्य नहीं था। विक्टर का पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। उसके कान अल्फ की तरह तीखे दिखने लगे थे। उसकी आंखों का श्वेत पटल जो कभी सफेद था गहरे काले रंग में बदल गया। उसकी परितारिका रक्त लाल हो गई और उसकी आंखों की पुतली ड्रैगन की पुतली की तरह लग रही थी। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से बढ़ गई और कॉर्नेलियो विक्टर के सभी तीखे दांत देख सकता था। वह देख सकता था कि विक्टर के दांतों में भी बदलाव आया था। विक्टर के पुराने दांत जो छोटे तीखे दांतों जैसे दिखते थे बड़े हो गए और एक राक्षसी जानवर के दांतों में बदल गए। हाँ कैसे? तुम्हारे पास वह शक्ति कैसे है? केवल पिशाचों के पास ही यह शक्ति होती है। तुम कौन हो? ... ये गर्म है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मुक्त महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है। मेरे शरीर के अंदर एक बढ़ता हुआ क्रोध पनप रहा था और मैं उस क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी सभी इंद्रियां बेहतर हो गई थी। मैं अपने आसपास की हर चीज को देख, महसूस और सुन सकता था। यह एक असहज भावना थी। मैं सुनहरे बालों वाले पिशाच को देखता हूँ। जब वो मेरी ओर देखता है तो मैं देखता हूँ कि वो डर के मारे पेशाब करने लगा है और जब मैंने ये देखा तो मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। मैं उसे अपमानित करना चाहता था। मैं उसे और अधिक निराशा में देखना चाहता था। मैं उसकी चीखें सुनना चाहता था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि जब मैंने ऐसा किया तो जिस जमीन पर मैंने कदम रखा उसमें आग लग गई। और मैंने ये भी देखा कि जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया पिशाच का पूरा शरीर डर से कांप उठा। अपने पैरों से एक हल्का सा धक्का देकर मैं सुनहरे बालों वाले पिशाच के सामने आता हूँ और उसकी गर्दन पकड़ लेता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने उसकी गर्दन को और दबाया और मैंने देखा कि उसकी गर्दन आग से जल रही है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने वही किया जो वो चाहता था। मैंने उसे धीरे से छोड़ा। बेशक उसे शायद मेरा कोमल पक्ष बहुत पसंद नहीं आया। मैंने उसका गला अपने हाथ में पकड़ा और खींचा। उफ! ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे दिल को दबा रहा था। मेरा दिल इतना दुख रहा था। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी पिशाच दृष्टि का उपयोग करता हूँ और जल्द ही मेरी दृष्टि खून की दुनिया में बदल जाती है। मैं अपनी दृष्टि के क्षेत्र में सभी मनुष्यों को अनदेखा करता हूँ और मैं अपनी सारी इंद्रियों को खून की गंध पर केंद्रित करता हूँ। जल्द ही मुझे दो महिला पिशाचों के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा में लिपटे कई मनुष्यों की दृष्टि दिखाई देती है। एक महिला पिशाच जमीन पर लेटी हुई थी और वह चोटिल दिख रही थी और दूसरी महिला पिशाच अपनी बाहों को पकड़े हुए घुटनों के बल बैठी थी। फिर मैंने अपना ध्यान उस पिशाच के काटने के निशान पर केंद्रित किया जो घुटनों के बल बैठा था। मुझे लगा कि मेरी धड़कन उसे बुला रही है। फिर मुझे कुछ समझ में आया, रूबी। मैंने अपनी सारी ताकत अपने पैरों पर केंद्रित की और मैं दोनों पिशाचों की ओर कूद पड़ा। विक्टर को जाते हुए देखकर कॉर्नेलियो को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। एक ऐसे क्षेत्र में जो चलने वाले नागरिकों से भरा होना चाहिए था। शिकारियों का एक समूह दो महिला पिशाचों को घेर रहा था। पहली महिला ने नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाद सफेद और आंखें गुलाबी थी और वह अपने पेट में घाव को पकड़े हुए थी। लेडी रूबी, कृपया भाग जाओ, उसने फर्श पर खून खांसते हुए कहा। दूसरी महिला के बाल लाल और आंखें हरी थी। वो अपनी बाह पकड़े हुए थी जिस पर गहरा घाव था। नौकरानी की बात सुनकर उसने तटस्थ निगाह से लूना को देखा। हालांकि जो कोई भी रूबी को अच्छी तरह से जानता था वो बता सकता था कि वो लूना के बारे में चिंतित थी। चुप रहो नौकरानी, उसने आदेश दिया। लूना ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ योजना बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि रूबी भाग जाए। लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। वो खून खांसती है फर्श पर लेटकर उस महिला को देखती है जिसने उस पर हमला किया था। उसने एक पेशेवर सफेद जैकेट पहना हुआ था और एक जापानी महिला की तरह दिख रही थी। गोरी त्वचा, काली गोमेद आंखें। वो एक जापानी महिला के लिए भी लंबी दिख रही थी, 175 सेमी लंबी थी। फिर उसने जापानी महिला को ये कहते हुए सुना, रूबी स्कारलेट, कबीले स्कारलेट की उत्तराधिकारी, तुम बिना किसी सुरक्षा कर्मी के घूमने के लिए बहुत बहादुर हो। मुझे अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है, रूबी ने रूखेपन से कहा। और फिर उसने आगे कहा, हमारी दुनिया के सभी प्राणी मेरी माँ के क्रोध को भुकाने के परिणामों को जानते हैं। वो अपनी उंगलियों से अपने घाव को छूती है, फिर उन्हें अपने सामने लाती है। जब वो अपनी उंगली पर खून देखती है तो वो सोचती है, मुझे घायल हुए कितने साल हो गए हैं। मुझे याद है कि आखिरी बार ऐसा तब हुआ था जब मैं 3 साल की थी। मुझे याद है कि उस दिन एक देश पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया था। जब बड़े शिकारियों ने रूबी की बातें सुनी तो वे डर से कांप उठे, लेकिन जब उन्होंने जापानी महिला को देखा तो उन्हें राहत मिली क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला डरी हुई नहीं थी। वास्तव में महिला ने रूबी की बातों से सहमति जताते हुए कहा, हमारी दुनिया के सभी प्राणी लेडी स्कारलेट की कीमतों को जानते हैं। उसने देखा कि महिला का नाम सुनते ही उसके अधीनस्थ डर से कांप उठे और उसने अपना सिर हिलाया, अंदर से निराश होकर। फिर आगे कहा,
दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला पिशाच, 2000 साल से ज्यादा पुरानी पिशाच, वो तब से धरती पर घूम रही है जब से यीशु इस दुनिया में पैदा हुए थे। पागल, मनोरोगी और चर्च द्वारा उसे एक राक्षस माना जाता है जिसे हमें कभी नहीं भुकाना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण उसे उकसाया जाता है 18 साल पहले जैसी घटना घट सकती है। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को याद दिलाया कि पिशाच कितने भयानक प्राणी हो सकते हैं। उस घटना का जिक्र होते ही सभी शिकारी रूबी को ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बुरा फैसला लिया हो। केवल कार्लोस ही ऐसा नहीं सोचता, वो शिकारी जिसने साशा की नौकरानी पर हमला करके उसे मार डाला था। उसने रूबी को गुस्से से देखा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी वजह से एक पूरा देश धरती से गायब हो गया। रूबी ने तटस्थ आंखों से उस आदमी को देखा। तो क्या? हाँ, आदमी को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। अपने पाखंडों को मुझ पर मत फेंको। चर्च ने अपने भगवान के नाम पर कितने लोगों को मारा है? चर्च ने अपने भगवान के कारण कितने युद्ध लड़े हैं? क्या मैं ऑर्लियंस के संत चीन दी आग की घटना को याद करूं? वे पापी थे। ओह, तो हजारों लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए ठीक है क्योंकि तुमने कहा कि वे पापी थे, जैसा कि उम्मीद थी। चर्च के पाखंड की कोई सीमा नहीं है। रूबी ने तिरस्कार में नागभान से कोड़ी। ऐसा मत करो जैसे तुम्हें परवाह है। तुम सिर्फ एक राक्षस हो जो खून चूसता है और मजे के लिए मारता है। कार्लोस गुस्से से चिल्लाया। कार्लोस के साथी बस चौंक कर उसे देखते रहे। वे कार्लोस के रवैये से हैरान थे। आमतौर पर वह ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से चिढ़ जाता हो। जापानी महिला ने कार्लोस को देखा। उसके साथी के अपहरण ने उसे इतना प्रभावित किया है न? रूबी ने मनोरंजन में धीरे से हंसी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कार्लोस को देखा और हर कोई देख सकता था कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। मैंने अपने जीवन में कभी किसी इंसान की हत्या नहीं की है। मैंने हमेशा अस्पतालों में इंसानों द्वारा दान किया गया खून पिया है। मैंने इसे अपने लिए खरीदने के लिए अपनी माँ के पैसे का इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कार्लोस ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसने जापानी महिला को देखा। जब उसने जापानी महिला को धीरे से हाथ हिलाते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कर रहा है। क्या मैंने किसी निर्दोष पर हमला किया? गलत, वह निर्दोष नहीं है, वह एक पिशाच है। एक पिशाच निर्दोष नहीं होता। रूबी की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई क्योंकि उसके तीखे दांत दिखने लगे। ये सच निगलना कठिन है। तुम शिकारी सिर्फ इसलिए मेरा शिकार करते हो क्योंकि मैं एक पिशाच हूँ। मैं एक अलग प्रजाति हूँ। हम पिशाचों के लिए सभी मनुष्य सिर्फ मवेशी हैं और मनुष्यों के लिए पिशाच उनके प्राकृतिक शिकारी हैं। बस यही बात है। ये प्रकृति का नियम है। हमें रक्त की आवश्यकता है और इस वजह से मेरी कुछ प्रजातियां सक्रिय रूप से मनुष्यों का शिकार करती हैं। और इस प्राकृतिक शिकारी से बचाव के लिए तुम्हें बनाया गया था। ये पूरी स्थिति अतीत में लिए गए निर्णयों द्वारा बनाई गई थी और यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है। हालांकि हमने अपने रक्तपात को नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठान बनाया है, लेकिन चर्च के लिए यह मायने नहीं रखता। वे बस हमें खत्म करना चाहते हैं। उसने घृणा से नाक से कुड़ी। भगवान, प्रेरणाएं, स्पष्टीकरण और यहाँ तक कि आज तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, ये सभी सब परिवर्तनीय सत्य के लिए बहाने मात्र हैं। हम शिकारी हैं और तुम शिकार हो, लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ स्थिति बराबर हो गई है और ये दो शिकारियों के बीच की प्रतियोगिता बन गई है, एक जो केवल तभी समाप्त होगी जब पिशाच या मनुष्य पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, हम विजेता होंगे। रूबी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बोलना समाप्त किया, जिससे उसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। जब जापानी महिला ने ये देखा तो सभी शिकारी हैरान होकर रूबी को देखने लगे। उसने कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हें भी अपनी माँ का पागलपन विरासत में मिला है। मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हें जीने देना चाहिए। पागल, मैं? उफ, हा 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 हा। रूबी हल्के से हंसी। जापानी महिला ने बस संदेह में भौहें उठाई। रूबी ने हंसना बंद कर दिया और चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ बोली, मिजुकी, मैं सबसे समझदार पिशाच हूँ जिससे तुम कभी मिलोगे। क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? जापानी महिला ने पूछा। रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा घुमाया और एक तरफ देखा और चौंकने वाला भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह मुड़ी और जापानी महिला को देखा। तुम लोग बहुत गड़बड़ हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, महिला को समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि कोई चीज तेज गति से आ रही है और जब उसने इमारतों के नष्ट होने की आवाज सुनी तो उसकी सहज प्रवृत्ति चिल्लाई, अब पीछे हटो। उसने आदेश दिया और अनुभवी शिकारी होने के नाते उन्होंने महिला के आदेशों को तुरंत सुन लिया। उन्होंने सवाल करने की हिम्मत भी नहीं की। जल्द ही आग से ढका हुआ एक प्राणी रूबी के सामने आसमान से गिरता है। अध्याय 28, ओनी को मारने वाली महिला। जब मिजुकी ने अपने सामने राक्षस को देखा तो उसकी सारी प्रवृत्ति खतरे की चीखें निकाल रही थी। वो पूरी तरह से सतर्क थी। राक्षस को देखकर उसे चर्च के पोप से मिली जानकारी याद आ गई। याद रखो मिजुकी, रोमानियाई पिशाच जापान में तुम्हारे द्वारा नष्ट किए गए पिशाचों से बिल्कुल अलग स्तर पर हैं, खासकर काउंट श्रेणी के पिशाच। ये पिशाच सामूहिक विनाश के मानवीय हथियारों की तरह हैं, और अगर इतना ही काफी नहीं था तो उनके पास एक तरह का परिवर्तन है जो इन पिशाचों की शक्तियों की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। अगर तुम अपनी खोज में इस तरह के किसी पिशाच से मिलते हो तो तुम्हें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। आखिरकार तुमने अभी तक मेरा सेनापति बनने के लिए बपतिस्मा नहीं लिया है। वापस, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगी। मिजुकी ने एक छोटी सी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सोचा। सावधान रहो, लेवल 3 के जादू का इस्तेमाल करो। सज्जनों, एक काउंट क्लास वैम्पायर आपके सामने है। अगर जरूरत पड़े तो मरने के लिए तैयार रहो। उसने अपनी जेब से पंखा निकालते हुए चिल्लाया।
हाँ मैम, वो अपना पंखा खोलती है और तटस्थ स्वर में बोलती है, सुसानो, समुद्र और तूफानों के जापानी देवता, मेरे सहयोगियों को समुद्र की सुरक्षा का आशीर्वाद दे। अचानक मिजुकी के सहयोगियों के पैरों में पानी दिखाई देने लगा और धीरे धीरे ये पानी शिकारियों को एक सुरक्षात्मक परत में लिपेटने लगा और जल्द ही ये पानी सेंगोकू काल में लड़ने वाले प्राचीन जापानी सैनिकों के कवच में बदल गया। भगवान, मेरी मुर्तियों को आशीर्वाद दे ताकि मैं अपना बदला ले सकूं, कार्लोस ने मिजुकी के कवच से ढके हुए कहा। उसकी मुर्तियां सुनहरी ऊर्जा से ढकने लगी। जल्द ही सभी शिकारी कार्लोस के समान ही जादू करने लगे। प्राणी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मिजुकी को देखता है, जिसमें उसके सभी तीखे दांत दिखाई देते हैं। शिकारी प्राणी की मुस्कान देखकर अपने शरीर में सिहरन महसूस करते हैं, लेकिन शिकारी कुछ कर पाते इससे पहले ही प्राणी उनमें दिलचस्पी खो देता है और रूबी की ओर मुड़ जाता है। वायलट, रूबी उलझन में बोली, लेकिन जब उसने प्राणी के चेहरे को देखा तो वह चौंक गई। डी डार्लिंग, तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? रूबी ने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं पाई। उसने अपने घाव को परेशान नजर से देखा। इसे ठीक होने में बहुत समय लग रहा है। क्या हो रहा है? मुझे जस्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा का प्रतिरोध करना चाहिए। रूबी विक्टर के चेहरे को एक स्थिर भाव से देखती है। उसके दिमाग में अभी कई विचार चल रहे थे। वो यहाँ क्यों है? उसे इस रूट तक पहुँच कैसे मिली? मुझे खुशी है कि वो यहाँ है, लेकिन मुझे उसकी चिंता है। वो मिजुकी जैसे हत्यारे से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि वो यहाँ है। मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। जब विक्टर ने रूबी के घाव पर अपनी नजर डाली तो उसे लगा कि उसका दिल दर्द से सिकुड़ रहा है। वो गुस्से में दहाड़ना चाहता था। वो लगभग अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा था, लेकिन हट के अंतिम प्रदर्शन के रूप में वो वैसी स्थिति में रहने में कामयाब रहा जहाँ उसे सब कुछ ऐसे समझ में आया जैसे कि यह एक सपना हो। वो जाग रहा था और साथ ही वो सो भी रहा था, लेकिन उसे केवल एक ही बात का यकीन था, केवल एक ही चीज जो वो अब करना चाहता था, मैं उन्हें मार डालूंगा। अचानक सभी शिकारियों को लगा जैसे दुनिया ने कुछ सेकंड के लिए सारा रंग खो दिया हो। हर कोई हत्या के इरादे को इतनी दृढ़ता से महसूस कर सकता था कि वे कुछ सेकंड के लिए सांस लेना भी भूल गए। विक्टर मुड़ता है और शिकारियों को देखता है। जब शिकारियों ने विक्टर को देखा तो उन्हें लगा कि उनके शरीर अचानक भारी हो गए हैं। डर, इंसानों की सबसे शुद्ध भावना, यही अब उन्हें महसूस हो रहा था। वे सांस नहीं ले पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था और वे बस जम गए थे। क्या है? एक थोड़े छोटे शिकारी ने कांपते हुए पूछा। कुछ सालों से पिशाचों का शिकार करने के बावजूद उसे कभी ऐसा पिशाच नहीं मिला। चाचा शांत हो जाओ, एक शिकारी ने बहुत हकलाते हुए कहा। विक्टर की आंखें इधर उधर देखने लगी। वो हर पल पागल होता हुआ लग रहा था। उसने सभी शिकारियों को देखा और कई बार अपनी मुट्ठियां खोली और बंद की। मिजुकी ने उसे तटस्थ भाव से देखा और सोचा वह मेरी कल्पना से कमजोर है, इसलिए उसने पंखा अपने सामने रखा और धीमी आवाज में बोली, असुप्योमी, मुझे रात की शांति दो, चांदनी में रात की शांति। मिजुकी के पंखे पर सफेद ऊर्जा केंद्रित हुई और फिर उसने पंखा लहराया और यह ऊर्जा उसके सभी अधीनस्थों की ओर यात्रा करती है। और मानो यह कोई जादू हो, हर कोई शांत होने लगा। हर किसी को आंतरिक शांति महसूस हुई और उन्हें अब डर नहीं लगा। लेकिन ये जादू ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि विक्टर ने अचानक एक चाल चली और एक शिकारी के सामने आ गया। उसने अपने तीखे दांतों से भरा मुंह खोला और शिकारी की गर्दन पर काट लिया। आज ये सब मिजुकी के जादू की वजह से हुआ, और क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ ऐसा ही देखा था। उसने मेरे कवच को इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। मिजुकी अविश्वास में टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाई। क्या मैं अपने फैसले में गलत थी? उसने उलझन में सोचा। फिर उसने आदेश दिया, इस राक्षस का शरीर बहुत गर्म है। अगर आपके पास उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक नहीं है तो पास मत आओ, या तुम राख हो जाओगे। कार्लोस, हाँ मैम। कार्लोस विक्टर की ओर दौड़ता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। विक्टर उसके चेहरे पर मुक्का देखता है और जल्दी वह मुस्कुराता है जैसे कि वह प्रभावित नहीं हुआ हो। राक्षस, मुझ पर मत हंसो। कार्लोस ने उस पर फिर से हमला किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। वह विक्टर के शरीर को चोट नहीं पहुंचा सका। विक्टर ने कार्लोस के गंजे सिर को पकड़ लिया। कार्लोस को लगा कि उसका मांस जल रहा है क्योंकि विक्टर उसका सिर पकड़ता है। विक्टर दूसरे शिकारी की ओर भागता है और उन्हें सिर से पकड़ता है। इस शिकारी के बगल में मौजूद दोस्त विक्टर के हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन सुनहरी तलवार विक्टर की त्वचा को खरोंचती है। विक्टर अपने द्वारा पकड़े गए दो सिरों को ऐसे देखता है जैसे वे तरबूज हो। वो एक बड़ी विकृत मुस्कान बिखेरता है। कार्लोस को एहसास होता है कि विक्टर क्या करने का इरादा रखता है। वो जल्दी से एक रक्षात्मक मंत्र का उपयोग करता है। विक्टर दोनों आदमियों के सिर पर एक साथ वार करता है। क्रैक! आसपास के सभी शिकारियों को टूटी हड्डियों की आवाज सुनाई देती है। कार्लोस हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन शिकारी जो उसका अधीनस्थ था उसका दिमाग फट गया। विक्टर कार्लोस की गर्दन पकड़ता है और उसे अपनी पूरी ताकत से दूसरे शिकारियों पर फेंकता है। उफ, मुझे पकड़ो! कार्लोस चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को व्यवस्थित नहीं कर सकता। उसने एक मंत्र बोलना शुरू किया और जल्दी उसका शरीर सुनहरा चमकने लगा। कार्लोस के अधीनस्थों ने अपना सिर हिलाया और कार्लोस के शरीर को पकड़ लिया। इससे पहले कि कार्लोस कुछ कर पाता, वो देखता है कि आग का एक विशाल गोला उनकी ओर उड़ रहा है। क्या बकवास है! वो मजबूत है, लेकिन उसे अनुभवहीनता का एहसास है। वो अपनी शक्ति का सीधे इस्तेमाल कर रहा है। चलो कुछ करके देखते हैं। विशामोटेन, मुझे मेरे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए एक हथियार दे दो, उसने तटस्थ स्वर में कहा और उसका पंखा लाल चमकने लगा। फिर अचानक उसका पंखा 2 मीटर लंबे ओडाची में बदल गया। मिजुकी ने अपने दाहिने हाथ से ओडाची को ऐसे उठाया जैसे कि वो भारी न हो और उसे अपने कंधे पर रख लिया और एक शिकारी मुस्कान दिखाई।
हर कोई महसूस कर सकता था कि मिजुकी के आसपास की हवा बदल गई। अगर पहले वो एक सुंदर महिला की तरह दिखती थी, तो अब वो एक जंगली जानवर की तरह दिखती थी। मिजुकी अपने बाएं हाथ से अपनी जेब से एक ताबीज निकालती है, अपनी आंखें बंद करती है और ताबीज को अपने सामने रखती है। अब नो सेमी, मुझे इस सोनी को हराने के लिए अपनी बुद्धि उधार दो। ताबीज नीली रोशनी में गायब हो गया और जल्द ही वही रोशनी मिजुकी के शरीर को ढकने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक जादुई घेरा बना हुआ था। मिजुकी थोड़ा झुकी और धीरे धीरे तलवार की धार नीली ऊर्जा से दिखने लगी। वो अपने घुटनों को मोड़ती है और जोर से मिसाइल की तरह विक्टर की ओर उड़ती है। जब वो विक्टर के करीब पहुंची तो उसने ओराची को तिरछे तरीके से लहराया। खतरे को भांपते हुए विक्टर अचानक मिजुकी के सामने से गायब हो गया और उसके बगल में दिखाई दिया। फिर उसने उसका सिर काटने की कोशिश करते हुए उस पर हमला किया। ये बेकार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि नीली ऊर्जा उसके शरीर में चमक रही थी। विक्टर को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वह अचानक एक ऐसे दर्द से चिल्लाया जिसे उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। ये समझते हुए कि यह एक अवसर था, मिजुकी ने एक उन्मादी मुस्कान बिखेरी और ओराची को फिर से लहराया। इस बार वो उसका सिर चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार विक्टर के सिर को चीरती, उसके सामने बर्फ की एक बड़ी दीवार दिखाई दी। मिजुकी की ओराची ने बर्फ की दीवार को आसानी से काट दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि राक्षस अब उसके सामने नहीं था। उसने एक महिला की तटस्थ आवाज भी सुनी। उसने अपना चेहरा घुमाया और एक महिला को नौकरानी की पोशाक पहने देखा। उसने महिला की रक्त लाल आंखों में देखा और महसूस किया कि वो एक पिशाच थी। क्षमा करें, लेकिन मैं आपको अपने स्वामी को मारने नहीं दे सकती। मैंने अभी तक पर्याप्त सिर थपथपाया नहीं है। नौकरानी के पैरों को धुनते हुए अंधेरे को देखकर मिजुकी बोली, कुरुयामी कबीला। ओह, मुझे ये नाम सुने हुए काफी समय हो गया है। कागुया ने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। मिजुकी ने चारों ओर देखा और देखा कि राक्षस को रूबी ने गले लगाया हुआ था। राक्षस के पास बहुत अधिक, पहले से ज्यादा तेज आग, और उसने ये भी देखा कि रूबी राक्षस को पहुंचाए घाव को भरने के लिए अपनी बर्फ की क्षमता का इस्तेमाल कर रही थी। जब मैंने जापान के कुलीन पिशाचों को नष्ट किया तो मैंने उनके रिकॉर्ड देखे, जिसमें पिशाचों के एक कबीले के बारे में बताया गया था जो छाया को नियंत्रित कर सकते थे। वे जापान के सबसे अच्छे हत्यारे थे। पिशाच निंजा का एक कबीला एक कुलीन पिशाच द्वारा नियंत्रित था, जिसके टोयोटोमी हिदेयोशी के साथ दोस्ताना संबंध थे। उसने थोड़ा आगे देखा और पाया कि रूबी की नौकरानी गायब हो गई थी। वो कहाँ है? उन्होंने हमारे बारे में रिकॉर्ड रखे थे। क्या आश्चर्य है, मुझे लगा कि वे हमें भूल गए हैं, कागुया ने भावहीन स्वर में कहा। मिजुकी राक्षस को खतरनाक आंखों से देख रही थी और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। पिछले टकराव से वो समझ सकती है कि राक्षस लड़ाई में अनुभवहीन था। उसके पास बहुत शक्ति थी, ये एक तथ्य है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। शक्ति और इसे नियंत्रित करना न जानना एक शिकारी के खिलाफ लड़ाई में घातक है। मुझे उसे खत्म करना होगा। उसके जैसा राक्षस जिंदा नहीं रह सकता। मुझे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए, उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। खांसी। विक्टर ने फर्श पर काला खून उगल दिया और जल्द ही उसके शरीर को दिखने वाली आग धीरे धीरे बुझने लगी और अंततः उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया। वो वापस सामान्य हो गया। जहर असर कर रहा है, अच्छा है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। यह जहर महान पिशाचों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। मुझे इसे खत्म करना होगा, मिजुकी ने सोचा। डी डार्लिंग, क्या तुम ठीक हो? डार्लिंग, रूबी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की आंखें बेजान थीं, जैसे कि वो बेजान हो। फर्श पर काला खून देखकर कागुया ने मिजुकी की ओर देखा। तुमने क्या किया? ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत है, मिजुकी ने खुद को स्थिति में रखते हुए कहा। उसने ओराची को फिर से अपने कंधे पर रखा और अपने घुटने को मोड़ा। फिर उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। ताबीज चमकने लगा और जल्द ही उसने ताबीज को कगुया पर फेंकते हुए कहा, केन जो फा ओडर। ताबीज से आग की एक लहर निकली और कगुया की ओर उड़ गई। कगुया ने तटस्थ भाव से आग की ओर देखा। ओनियोजुत्सु ये आजकल दुर्लभ है। कगुया का शरीर अंधकार से ढकने लगा और जल्द ही उसके हाथों में 2 खंजर दिखाई दिए। उसने आग को क्षैतिज रूप से काट दिया और जब आग बुझ गई तो उसने देखा कि मिजुकी तेज गति से उसकी ओर भाग रही है। कगुया का अंधकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधकार जमीन की ओर रिसने लगा और जल्द ही उसके चारों ओर की सारी जमीन कालेपन से ढक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कगुया ने उसके लिए ही एक क्षेत्र बनाया हो। जब मिजुकी कगुया के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अचानक हजारों काले हाथ जमीन से निकलकर मिजुकी की ओर बढ़ने लगते हैं। टस्क, परेशान करने वाला। मिजुकी की तलवार गड़गड़ाहट से भर जाती है और एक तिरछे झटके के साथ वो कगुया द्वारा बनाए गए सभी छाया हाथों को खत्म कर देती है। वो कहाँ है? मिजुकी ने चारों ओर देखते हुए कहा। तुमने मेरे स्वामी को चोट पहुंचाई, ये एक गंभीर अपराध है। उसने अपने कान में एक आवाज सुनी। मिजुकी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाई। जैसे ही उसने महसूस किया कि एक खंजर उसके दिल में घुस गया है, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं था कि वो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। खांसी। उसने फर्श पर खून खास कर गिरा दिया। कगुया ने खंजर को मिजुकी के दिल से बाहर निकाला और जब वो उसका सिर काटने जाती है तो उसे एक प्राचीन और शक्तिशाली आवाज सुनाई देती है। बस एक नीली शक्ति मिजुकी के शरीर से निकल गई और कगुया जल्दी से छाया में गायब हो गई और विक्टर के पास वापस आ गई। एक संरक्षक आत्मा। कागुया ने चौंक कर देखा और उस बूढ़े आदमी को देखा जो मिजुकी के इर्द गिर्द घूम रहा था। बूढ़ा आदमी अपने हाथ में पंखा लहराता है और जल्द ही कागुया द्वारा मिजुकी पर लगाया गया घाव तेज गति से फिर से बनने लगता है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और तटस्थ नजर से कागुया की ओर देखा। ओनी, तुम बहुत चालाकी भरी तकनीकें इस्तेमाल करते हो। अध्याय 29, तीनों पत्नियां मिलती हैं।
धन्यवाद गुरु, मिजुकी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मूर्ख शिष्य, तुम इन विदेशी भूमियों में आते हो और सबसे पहले तुम दुश्मन को जाने बिना ही युद्ध करते हो। मैं निराश हूँ। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? बूढ़े आदमी ने मिजुकी के धन्यवाद को अनदेखा कर दिया और उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। उफ, मिजुकी ने अपने कान पर हाथ रखा और अपने गुरु की बातों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने मन में गुरु के उपदेश को सुन सकती थी। कागुया ने बूढ़े आदमी को देखा और कुछ ऐसी विशेषता खोजने की कोशिश की जिससे वो उसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में पहचान सके। वो जानती है कि आत्माएं नायक हैं जिन्होंने अतीत में लड़ाई लड़ी है और शहीद हुए हैं, और जादू के माध्यम से उन्हें बुलाया जा सकता है। वो ये भी जानती है कि यह आह्वान की एक तकनीक है जो बहुत समय पहले खो गई थी। बूढ़े आदमी के हाथ में पंखे पर पेंटाग्राम का चिन्ह देखकर वो समझ गई और पता लगा लिया कि यह कौन था। अबेनोसेमी। बूढ़ा आदमी कागुया के शब्द सुनता है, अपने शिष्य को उपदेश देना बंद कर देता है और कागुया को देखता है। फिर वो अपनी आंखें थोड़ी खोलता है। जब कागुया ने जादुई पेंटाग्राम देखा जो मिजुकी की आंखों में मौजूद जादुई घेरे के समान था, तो वो समझ गई कि उसने सही अनुमान लगाया था। ओह, क्या तुम मुझे जानते हो, ओनी? और सोचो कि मेरी किंवदंतियां इस विदेशी महाद्वीप तक फैल गई हैं। जब बूढ़ा आदमी कुछ कहना जारी रखने वाला था, तो उसने दो महिलाओं की आवाज सुनी। प्रिया, वायलट, साशा और मारिया वहाँ पहुँची और रूबी को विक्टर को पकड़े हुए देखा, जिसके चेहरे पर एक बेजान भाव था, जैसे कि वो बेजान हो। जब विक्टर ने वायलट और साशा की आवाज सुनी तो उसकी नीली आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है और वह कुछ भी नहीं हिला सकता। वह चारों ओर सब कुछ समझ और सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। वायलट विक्टर की ओर कूदती है और उसे देखने लगती है। ये देखकर कि वो बहुत बुरी हालत में था, उसकी आंखें पागलपन में काली पड़ने लगी। वो मिजुकी को देखती है और कहती है, तुमने ये किया। मैं मिजुकी कुछ कहने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन वायलट के गुस्से से वो बीच में ही रुक गई। तुमने ये किया। वायलट के शरीर से आग निकलने लगी। उसके आसपास का माहौल घुटन भरा होने लगा। वायलट धीरे धीरे गुस्से में खोती जा रही थी। शांत हो जाओ वायलट, हमें भाग जाना चाहिए और अपने पति को ठीक करना चाहिए, रूबी ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे कि जादू से वायलट के चारों ओर की आग गायब हो गई और उसकी आंखें स्पष्टता से चमक उठी। उसने विक्टर को देखा और निराशा में अपने होंठ काट लिए। मुझे उसके साथ होना चाहिए, मैं उस कुतिया को मारने जा रही हूँ। अचानक सभी ने एक विस्फोट सुना जैसे कि बिजली जमीन पर गिरी हो। ओनी, तुम क्या कर रही हो? बूढ़े आदमी ने तत्परता से पूछा, क्योंकि वो साशा को देख रहा था जिसने मिजुकी पर हमला किया था, जिसने अपनी ओडाची से खुद का बचाव किया था। साशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखों में नफरत के साथ मिजुकी को देखा। साशा के चारों ओर बिजली चमकने लगी और जल्द ही वो एक फ्लैश में गायब हो गई और फिर से मिजुकी पर हमला किया। उफ, मिजुकी हमला करने में सक्षम नहीं थी। साशा बहुत तेज थी, इसलिए उसने बस अपनी ओडाची के साथ एक रक्षात्मक स्थिति बना ली और अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा की। आत्मा ने हर चीज को दिलचस्पी से देखा। उसे लड़ाई में हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो अपनी आंखों में चमकती जिज्ञासा के साथ सब कुछ देखता रहा। साशा ने अपने पैरों से खंजर लिया और मिजुकी के शरीर पर छोटे छोटे घाव करने शुरू कर दिए। खंजर मिजुकी के शरीर को भेद नहीं सका। हार मान लो ओनी, तुम मेरे शिष्य की सुरक्षा को भेद नहीं सकते। तुम तेज हो, लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हो, बूढ़े आदमी ने तटस्थ स्वर में कहा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर साशा की आंखों में और भी नफरत भर गई। वो विक्टर को उस हालत में छोड़ने के लिए उस महिला से नफरत करती है और वो उसे कम आंकने के लिए बूढ़े आदमी से भी नफरत करती है। साशा का शरीर पीला पड़ने लगा। साशा, अपना आपा मत खोना। अगर तुम इस शक्ति का बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करोगी तो तुम अक्षम हो जाओगी, रूबी ने कहा। साशा गुस्से से चिल्लाई, मुझे परवाह नहीं है, मैं इस कुतिया को मार डालूंगी। बूम! साशा के शरीर पर बिजली गिरी और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके कान बढ़ने लगे और एक योगिनी की तरह लंबे हो गए। उसके दांत बढ़ने लगे और तीखे होने लगे। वो थोड़ी ऊंची हो गई और जल्द ही वो विक्टर के परिवर्तन के एक महिला संस्करण में बदल गई। एकमात्र अंतर ये था कि उसका शरीर पीली बिजली से ढका हुआ था और उसकी शक्तियाँ उसके पैरों में केंद्रित लग रही थी। एक और काउंट क्लास वैम्पायर, मिजुकी ने साशा से दूर जाते हुए कहा। एक पल के लिए उसने आत्मा को घृणा भरी नजर से देखा। वो जानती है कि वो क्रूर बूढ़ा आदमी केवल तभी कुछ मदद करेगा जब वो मरने वाली होगी। जनरल, मैं ही, मैरी, कार्लोस, जिसके पूरे शरीर पर जलन थी, दूर से मारिया को देखकर चिल्लाया। मारिया ने एक पल के लिए कार्लोस को देखा। उसकी आंखें उसके पास वापस जाने की इच्छा से चमक उठी, लेकिन मालिक का आदेश निरपेक्ष था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। रूबी ने चारों ओर देखा कि विक्टर ने जिन शिकारियों से लड़ाई की थी और उन्हें नहीं मारा था, वे ठीक हो चुके थे। उसने मिजुकी को देखा और देखा कि महिला किसी अजीब तकनीक से ठीक हो रही थी जिसका वह उपयोग कर रही थी। शिकारियों के पास ऊपरी हाथ। मिजुकी एक जनरल है जिसका ध्यान समर्थन और हाथापाई पर है। जब तक वो जीवित है, हम उन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि पुरानी आत्मा अभी भी हमारे आसपास है। हमें पीछे हटना होगा। रूबी ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। कार्लोस की आवाज सुनकर साशा की मिजुकी में रुचि खत्म हो जाती है और वो बदला लेने की चाहत वाली आंखों से कार्लोस को देखती है। रूबी पहली बार क्रोधित हुई और चिल्लाई, साशा, खुद पर काबू पाओ। तय करो कि अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारा बदला या हमारा पति। साशा रूबी का सामना करने के लिए मुड़ती है। वो विक्टर को फर्श पर ऐसे लेटे हुए देखती है जैसे वो मर चुका हो और निराशा में अपने होंठ काटती है। लेकिन जल्द ही वो एक निर्णय लेती है। वो जहाँ थी वहाँ से गायब हो जाती है और विक्टर के बगल में दिखाई देती है। शिकारी केवल बिजली की चमक देख सकते थे।
क्या मैं? मिजुकी ने चारों ओर देखा और पाया कि सामान्य शिकारी अपनी गर्दन कटने के साथ जमीन पर गिरने लगे थे। वे सभी, जो साशा पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, उसके खंजरों से मारे गए। केवल वे शिकारी बच गए जिनके पास कालोस जैसे उच्च स्तरीय रक्षात्मक जादू थे। हमें पीछे हटना चाहिए, साशा ने कहा, क्योंकि उसका परिवर्तन पूर्ववत हो गया था। ये देखकर कि साशा थोड़ी भारी सांस ले रही थी, रूबी ने सोचा, वो अभी भी इस परिवर्तन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है। वो बहुत लापरवाह थी। ओनी, क्या आपको लगता है कि आपको इस जगह को छोड़ने की अनुमति है? बूढ़े आत्मा ने पूछा और पंखा अपने मुंह के सामने रखा। मिजुकी ने उडाची को उठाया और अपने कंधे पर रखा और अपने दूसरे हाथ से एक ताबीज पकड़े हुए बोली, किरण, देवताओं की दूत ओनी मेरी नजर में है और मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने खुद को पिशाचों पर हमला करने के लिए दौड़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका मालिक उसे कुछ न करने का इशारा कर रहा है, तो वो रुक गई। रूबी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बूढ़ी आत्मा को देखा। हमें इस जगह को छोड़ने के लिए तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपना लिंग अपनी गांड से बाहर निकालो, तुम बस एक मरे हुए आदमी हो। फिर वो साशा और वायलट की ओर देखती है, मानो उन्हें कुछ करने का संकेत दे रही हो। दोनों महिलाएं मुस्कुराती हैं, मानो उन्हें कुछ समझ में आ गया हो। ओह, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसका भाव तिरस्कार में बदल गया। तुम्हें लगता है? बस चुप रहो, तुम बेकार हो। तुम उस छेद में वापस क्यों नहीं चले जाते जहाँ से तुम निकले हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज्ञाकारी होना नहीं सिखाया? वायलट ने गुस्से से कहा। फिर उसने अपनी तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। ओह, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। आखिरकार वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में व्यस्त थी। वह तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखा सकती। हे, बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से विकृत होने लगा। तुम? अब रूबी बोली। कागुया अचानक छाया में गायब हो जाता है और विक्टर की छाया में प्रवेश करता है। इसके तुरंत बाद रूबी एक विशाल बर्फ की दीवार बनाती है। वायलट एक बड़ा आग का गोला बनाती है और दीवार पर हमला करती है। जब आग का गोला रूबी की बर्फ की दीवार से टकराया तो विस्फोट हुआ। जल्दी ही उसके चारों ओर घना कोहरा बन गया। मौके का फायदा उठाते हुए साशा ने वायलट और विक्टर को अपने कंधों पर पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ी, जिससे बिजली के निशान पीछे छूट गए। रूबी मारिया के साथ भी ऐसा ही करती है और साशा के पीछे थोड़ा भागती है। बच्चों की चाल। कालोस चिल्लाया और हवा में मुक्का मारा और कालोस की मुट्ठी के दबाव से उसने कोहरे में फंसे पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया। जब उसने चारों ओर देखा और देखा कि कोई नहीं था, तो वह गुस्से से चिल्लाया। वे भाग गए। कालोस के गुस्से को अनदेखा करते हुए मिजुकी ने अपने मालिक की ओर देखा। क्योंकि आपने मुझे रोका था, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती थी। अबेनो सेमी ने निराशा में आह भरी और मिजुकी की ओर देखा। मूर्ख शिष्य, तुम्हें अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मिजुकी को समझ में नहीं आया कि उसके गुरु ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने बहुत अधिक नहीं सोचा। वो अपने गुरु की विचित्रता की आदी थी। हम क्या करें जनरल? एक शिकारी जो बच गया था ने पूछा। मिजुकी ने चारों ओर देखा और जब उसने देखा कि उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी है, तो उसने कहा, हमें पीछे हटना चाहिए। गिरे हुए शिकारियों के शवों को बरामद करें और अपने अस्थायी बेस पर वापस चलें। अच्छा निर्णय, उसके गुरु ने प्रशंसा की। ... जबकि शिकारियों ने गिरे हुए लड़ाकों के शवों को बरामद किया। मिजुकी के गुरु गहरी सोच में डूबे हुए थे। अबेनो सेमी बूढ़े आदमी का नाम है। वह अपने जीवन काल में एक अनोखा भूत भगाने वाला था। मरने के बाद भी वह एक शक्तिशाली आत्मा बन गया, लेकिन ये शक्तिशाली भूत भगाने वाला भी, जिसने मेरे जीवित रहते हुए अनगिनत ओनी से लड़ाई की थी, वह किसी से डरता था। वह कुमा अभी भी जीवित है ना? और उसकी एक बेटी थी। मुझे लगता है कि इस युग में दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस क्षण ये बूढ़ा भूत भगाने वाला अपने शिष्य को बचाने के लिए प्रकट हुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि एक जानवर की नजर उसे दूर से देख रही है, और उस क्षण से वह जानता था कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता या लाल बालों वाली महिला को गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता। वह स्थायी रूप से मरना नहीं चाहता था। उसके पास बहुत सी चीजें थी जो वह करना चाहता था। ... कई किलोमीटर दूर एक इमारत में 7 लोग देखे जा सकते थे। उन्होंने एक काला सूट पहना हुआ था जो पूरे शरीर को ढक रहा था, और एक काला मुखौटा जो इन व्यक्तियों के चेहरे के भाव को छुपा रहा था। और इन व्यक्तियों के सामने एक महिला थी जो काली जीन्स और काले रंग की वी गर्दन वाली टी शर्ट पहने हुए थी, जिससे उसकी शर्ट के नीचे उसके एज कप आकार के स्तन दिख रहे थे, लेकिन ज्यादा त्वचा नहीं छिप रही थी, खासकर उसके विशाल स्तन के क्षेत्र में। उसने एक छोटा काला सूट जैकेट भी पहना था। हमें उस नवजात शिशु को खत्म करना होगा। उसने नियम तोड़े हैं। मुखौटा पहने हुए 7 प्राणियों में से एक ने अपरिचित आवाज में कहा। वे अपनी आवाज छिपाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी शक्ति का खुलेआम इस्तेमाल करके उसने हमें बेनकाब कर दिया है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। 3 नकाबपोश आदमी नवजात पिशाच को खत्म करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन बाकी 4 चुप रहे और महिला को सतर्क नजर से देखते रहे। आखिरकार वे इस लाल बालों वाली महिला के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। फुफुफु, महिला ने कोमल तरीके से मुस्कुराया, जबकि उसकी नजर पागलपन से चमक रही थी। वो दूर से कुछ देख रही थी। 3 नकाबपोशों ने बात करना बंद कर दिया और महिला को आशंकित रूप से देखा। वे महिला को भड़काना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उसकी कोमल मुस्कान एक पागल मुस्कान में बदलने लगी। हा 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 हा, दिलचस्प, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, जिसे मैंने बचपन में सावधानी से पाला, उसे एक पति मिल गया। अचानक वह मुड़ती है और 7 नकाबपोश प्राणियों को देखती है। मैंने सुना है कि पहले राजकुमार के बेटे को दुनिया घूमना पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उससे मिलना चाहिए। 6 नकाबपोश प्राणियों को नकाब के नीचे डर से पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पागल महिला की बातों का क्या मतलब निकाला जाए। क्या वो कोई सवाल पूछ रही है, या वो पहले राजकुमार के बेटे की जान को खतरा पहुंचा रही है? उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्हें इस महिला से निपटना पसंद नहीं है।
साथ में नकाबपोश व्यक्ति ने, जो शांत था, जल्दी से कहा, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम कुछ नहीं जानते और हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था। महिला ने भ्रमित चेहरे के साथ बात की, लेकिन उसकी पागल मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। नकाबपोश आदमी का शरीर दर्द से कांप उठा। हम जानते हैं। लेडी स्केच हमेशा सही होती है। चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। हम इस स्थिति की सारी जिम्मेदारी लेडी स्केच पर छोड़ देंगे। क्या आप जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ने जा रहे हैं? महिला की आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगी। हाय, नकाबपोश आदमी एक छोटी लड़की की तरह चिल्लाया और कहा, मेरा मतलब है, हम कभी यहाँ नहीं थे, इसलिए ये घटना कभी अस्तित्व में नहीं हुई। महिला की आंखों की चमक बंद हो गई और जल्द ही वह कोमल तरीके से मुस्कुराई। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, आप लोग अब जा सकते हैं। हाँ मैम, चिल्लाने वाले नकाबपोश आदमी ने तुरंत जवाब दिया, जैसे कि वही एक सैनिक था जिसने वरिष्ठ को जवाब दिया था, और जल्द ही नकाबपोश आदमी गायब हो गया। शेष 6 नकाबपोश आदमी बिना कुछ कहे पूरी स्थिति को देखते रहे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? दूर दूर, उसने ऐसे कहा जैसे वो किसी कुत्ते से बात कर रही हो। 6 नकाबपोश अपनी स्तब्धता से जाग गए और जल्दी से गायब हो गए। ये देखकर कि नकाबपोश गायब हो गए हैं, वो एक सौम्य मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन पहले मुझे कुछ चीजें सुलझानी होंगी। अध्याय 30, स्केट स्कारलेट। 5 फरवरी, विक्टर, वायलेट, साशा और रूबी के शिकारियों से भिड़ने के 2 दिन बाद। रात। वर्तमान स्थान वेटिकन, द इंक्विजिशन संगठन का मुख्यालय। वेटिकन सिटी के आसमान में एक लाल विमान 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेडीज कहता, हम पहुंच गए हैं। विमान के पायलट ने उस महिला को सूचित किया जो अपने चेहरे पर एक फोटो एल्बम के साथ आलसी ढंग से लेटी हुई थी। महिला अपनी आंखें खोलती है, अपने चेहरे से फोटो एल्बम हटाती है और उसे अपने बगल की मेज पर रख देती है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी, रूबी, महिला ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने फोटो एल्बम को देखा जो धीरे धीरे जमने लगा था, और जल्द ही यह एक शुद्ध बर्फ की पेटी में था जो काफी मजबूत लग रही थी। महिला थोड़ा खींचती है और जब वह ऐसा करती है तो उसके बड़े स्तन उसके ब्लाउज से बाहर आने की धमकी देते हैं। लेकिन उस आकर्षक दृश्य के बावजूद पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और न ही महिला के स्तनों को देखा। महिला कामुकता से मुस्कुराई और अपने होठों को चाटते हुए चिढ़ाने लगी जब उसने महसूस किया कि पायलट ने उसकी सुंदरता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसके प्रति पायलट का ये रवैया एक अच्छी बात थी। वह फिर से पायलट नहीं बदलना चाहती थी। 101 पिछले पायलटों ने उसे वासना से देखने की गलती की और आज वे 6 फीट जमीन के नीचे दफन है। एक पिशाच के रूप में जो 2000 से अधिक वर्षों से जीवित है, वो खुद को एक पुराने जमाने की महिला मानती है। देखना ठीक है, लेकिन वासना से देखना एक बड़ी नहीं है। इस वजह से उसने अतीत में कई पुरुषों को मार डाला है। खैर, वो मानती है कि वो थोड़ी क्रूर है। उसे पुरुषों को छेड़ना पसंद है और जब ये पुरुष वासना में खो जाते हैं तो वो पुरुषों को नपुंसक बना देती है और फिर उन्हें मार देती है। अंत में ये सब उसके लिए सिर्फ एक शौक था। जब वो ऊब जाती थी तो उसका मजाक उड़ाने के लिए एक क्रूर मजाक था। स्काटाच ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया। चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति आ गई। उसका नाम फिर से क्या है? क्रेटोस कुछ। मुझे लगता है कि यह ज़्यूस था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसने कंधे उचका दिए जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी, वेटिकन एस्पेस के ऊपर उड़ते रहो, महिला ने आदेश दिया। मेरा नाम लुकास है, मैडम, आदमी ने थका हुआ आह भरी। जब उसने महिला की लाल आंखों को थोड़ा चमकते देखा तो उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाँ, लेडी स्काटाच, उसने आदेश स्वीकार कर लिया। अच्छा, वह एक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने विमान का दरवाजा खोला, एक शिकारी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और अपने पैरों की एक छोटी सी किक के साथ वह हवा में कूद गई। ... मुझे ये सीधे तौर पर बताने दो। लंबे सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाला एक आदमी थके हुए चेहरे के साथ बोलता है। वह अपने चेहरे के माथे पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने उस पिशाच को खोजने और पकड़ने का आदेश दिया था जिसने सेंट मैरी की उंगली चुराई थी। एक पवित्र कलाकृति है न? उस आदमी के चेहरे पर वही भाव थे जो उसने कहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम मजाक कर रही हो। तुम मजाक कर रही हो, है ना? कृपया मुझे बताओ कि तुम मजाक कर रही हो। हाँ, मिजुकी, जिसे वेटिकन वापस बुलाया गया था, ने उत्तर दिया। उसने अभी अभी उस घटना में हुई सभी घटनाओं की रिपोर्ट करना समाप्त किया था जिसमें वह 2 दिन पहले शामिल थी। आदमी के चेहरे पर भाव भंग हो गए। वो उदास लग रहा था। वो एक बार फिर राहें भरता है और टेबल के नीचे रखे एक छोटे से बटन को दबाता है। फिर वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और उस व्यक्ति का इंतजार करता है जिसे उसने अभी बुलाया था। और कुछ ही सेकंड बाद कोई व्यक्ति धीरे से दरवाजा खटखटाता है और अंदर आता है। आपका पवित्रता, एलेक्जेंडर, आदमी ने तटस्थ स्वर में बात की जिसमें बहुत सम्मान था। सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाले एलेक्जेंडर ने उस आदमी को देखा जो अभी अभी अंदर आया था। वो भूरे बालों और भूरी आंखों वाला 25 साल का लग रहा था। 180 सेमी लंबा वो सफेद पुजारी की पोशाक पहने हुए था। जनरल कर्ट्स, क्या आप कृपया अलार्म बजा सकते हैं? कर्ट्स ने तटस्थ नजर से एलेक्जेंडर को देखा और बिना कोई सवाल किए कहा, अलार्म का स्तर क्या है, परम पावन? स्तर 6। क्या वो राक्षस आ रहा है? उसने तटस्थ स्वर में पूछा, लेकिन एलेक्जेंडर देख सकता था कि वो उससे अपना डर छिपा रहा था। हाँ, एलेक्जेंडर ने सिर हिलाया, फिर छत को घूरते हुए बोला, वास्तव में वो पहले से ही यहाँ है। उसकी आंखें एक पल के लिए सुनहरी चमक उठी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ध्वनि बूंद सुना और फिर उन्होंने एक विस्फोट सुना जैसे कि कुछ जमीन पर गिर रहा हो।
बूम! प्रभाव इतना बड़ा था कि प्रभाव के आसपास की संरचनाएं थोड़ी हिलने लगी। ये एक छोटे भूकंप जैसा था। क्या ये क्या है? मिजुकी ने दीवार से थोड़ा सा झुककर आश्चर्य से कहा। अलेक्जेंडर अपनी कुर्सी से उठता है और पहली बार मिजुकी को पता चलता है कि यह आदमी कितना लंबा था। वो 195 सेमी लंबा था और उसका सुडौल शरीर सफेद पुजारी की वर्दी से छिपा नहीं सकता था जो उसने पहना हुआ था। जल्द ही वो आदमी खिड़की की ओर आराम से चलता है। मिजुकी, क्या तुम जानती हो कि तुमने जिस पूर्व जनरल की जगह ली थी उसका क्या हुआ? उसने कोमल स्वर में पूछा। वो मर गया, लेकिन मुझे मौत का विवरण नहीं पता, उसने कहा। हाँ, वो मर गया। वह एक अच्छा दोस्त था, अलेक्जेंडर ने थोड़ा उदास होकर कहा। उसने खिड़की खोली और लाल बालों वाली महिला को देखा जिसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जिससे उसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। महिला एक बड़े गड्ढे में खड़ी थी। वह धीरे से गड्ढे से बाहर कूद गई और जिस क्षण उसने अपने पैरों को उस गड्ढे के बाहर जमीन पर रखा जिसमें वह थी, महिला के चारों ओर का पूरा क्षेत्र जम गया था। ऐसा लगता है कि महिला ने 5 किलोमीटर से अधिक शुद्ध बर्फ से अपने लिए अपना क्षेत्र बनाया है। मिजुकी ने थोड़ी लार निगल ली। वास्तव में अलेक्जेंडर ने सिर मिलाया। इस राक्षस ने पूर्व जनरल को मार डाला। वो वेटिकन में खरीदारी कर रही थी और जब हमारे पूर्व जनरल ने उसे परेशान करने की कोशिश की, उसने उसे मार डाला और मुझे एक शिकायत पत्र छोड़ दिया जिसमें दावा किया गया था कि मुझे वेटिकन की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को सुधारने की जरूरत है। मिजुकी ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसे लगा कि उसने अलेक्जेंडर के शब्दों को गलत सुना है। क्या तुम समझती हो कि मेरा क्या मतलब है? अलेक्जेंडर ने मिजुकी को देखते हुए पूछा। क्या? वो हकलाते हुए बोली। अलेक्जेंडर ने आह भरी और समझाया, तुमने इस राक्षस की बेटी को चोट पहुंचाई। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ किस लिए आई थी? मिजुकी ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने सोचा था कि रूबी को मारने का यह एक अच्छा मौका होगा जो भविष्य में एक बहुत ही खतरनाक पिशाच हो सकता है। उसने ये भी सोचा था कि स्कैथर की ताकत को बहुत ज्यादा आंका गया था। आखिरकार वह अकेले वेटिकन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी, है ना? तीसरी दुनिया के देश को नष्ट करना दुनिया की किसी भी शक्ति के लिए आसान है। आखिरकार स्कैथर ने जिस देश को अतीत में नष्ट किया था उसके पास वेटिकन जैसे सैनिक नहीं थे। लेकिन भाड़ में जाओ, अगर उसे पूर्व जनरल के बारे में ये जानकारी पहले से पता होती तो वह रूबी को मारने की कोशिश नहीं करती। आपका पवित्रता, 2 आवाजें सुनाई दी और जल्द ही 2 आदमी उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ सुनहरा आदमी था। जनरल जेम्स और जनरल लियोनार्डो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलेक्जेंडर ने खिड़की खोली और कमरे से बाहर कूदते हुए एक सौम्य स्वर में कहा। जनरल जेम्स, काले बालों और काली आंखों वाला एक काला दिखने वाला आदमी जो काले पुजारी की पोशाक पहने हुए था, केवल 170 सेमी लंबा एक छोटा आदमी था। जेम्स ने खिड़की से बाहर देखा। जब उसने उस महिला को देखा जिसने एक बर्फ का सिंहासन बनाया था और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उस पर बैठी थी, तो उसने मिजुकी को देखा। तुमने क्या किया, महिला? जाहिर है मैंने एक राक्षस को उकसाया, मिजुकी ने खिड़की की ओर चलते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बहुत बढ़िया, बस बढ़िया, जेम्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर वो खिड़की से बाहर कूद गया और अलेक्जेंडर का पीछा किया। लड़ाई में हस्तक्षेप मत करो, युवा, कर्ट्स ने तथ्यता से कहा। हाँ, मुझे पता है। मिजुकी को कर्ट्स के बोलने के तरीके से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह जानती थी कि ये लोग दिखने से ज्यादा उम्र के थे। मिजुकी ने कमरे में आखिरी आदमी को देखा। उसके लाल बाल और चमकदार नीली आंखें थीं और तीनों जनरलों और खुद पोप की तरह वो 25 वर्षीय वयस्क जैसा दिख रहा था। हाँ, वह हमेशा की तरह खूबसूरत है। बहुत बुरा है कि वह एक राक्षस है, लियोनार्डो ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर वह दोनों जनरलों के पीछे चला गया। नमस्ते क्रेटोस, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि आखिरी बार 2 महीने पहले मिले थे, स्कैथर ने सुनहरे बालों वाले आदमी से पूछा। आदमी ने आह भरी और कहा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। उसने वर्षों में कितनी बार यही वाक्यांश दोहराया है? ओह, मुझे खेद है, उसने कहा। फिर उसने अपनी जांघें पार करते हुए कहा, आप जानते हैं कि बूढ़ा होना कैसा होता है। समय बीतने के साथ आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुझे बुरे नहीं लगते, लियोनार्डो ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध भय में बदल गई क्योंकि उसने स्कैथर की हत्या करने की मंशा को महसूस किया। जिस क्षण उसने देखा कि वह बस इतना ही डर गया था, वह दिलचस्पी खो देती है। वह उस आदमी को ऐसे देखती है जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। स्कैथर को प्रतिभाशाली लोग पसंद हैं और सिर्फ एक नजर में ही वह बता सकती थी कि इस आदमी में कोई संभावना नहीं है। वह कचरे की तरह बदबू मार रहा है। उसके लिए यह आदमी उसके जैसी हवा में सांस लेने के भी योग्य नहीं था। चुप रहो कुत्ते, मैं तुम्हारे मालिक से बात कर रहा हूँ। तुम उसने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, फिर तुरंत उसे लगा कि उसके गले से खतरा आ रहा है। बूम! जैसे ही जनरल ने कुछ कहने की कोशिश की, स्कैथर ने आगे बढ़कर उस आदमी का सिर काटने की कोशिश की। तुम हमेशा से ज्यादा पागल हो, डेमन, अलेक्जेंडर ने स्कैथर की कलाई पकड़ते हुए कहा। मैंने कहा चुप रहो, उसे अपने बड़ों की बात सुनना सीखना चाहिए, उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। फिर से गायब हो गई और अपने द्वारा बनाए गए बर्फ के सिंहासन पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक कामुक मुस्कान बनाए रखते हुए फिर से अपने पैरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से क्रॉस किया। लियोनार्डो बहुत पसीना बहाते हुए चुप रहा। वह बस अपनी जान गंवाने वाला था, इसलिए बिना किसी प्रयास के वह स्कैथर को देखता है और सोचता है, पागल कुतिया, तुम और मजबूत हो गए हो। उसने एक मुस्कान के साथ उसकी तारीफ की जिसमें उसके तीखे दांत दिख रहे थे। वास्तव में मेरे पास प्रशिक्षण के लिए बहुत समय था, उसने उसी कोमल स्वर में कहा। वह इस बात से नाराज नहीं लग रहा था कि वह उसके जनरल को मारने की कोशिश कर रही थी। 1900 साल, समय जल्दी बीत जाता है ना? उसने थोड़ी पुरानी यादों के साथ कहा। उसे अतीत की याद आ रही थी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिकंदर चुप था, उसे भी वही पुरानी यादों का एहसास हो रहा था जो उस महिला को था। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने शाश्वत यौवन प्राप्त किया, उसे भी कई कठिन विदाइयों से गुजरना पड़ा। मुझे हमेशा से एक जिज्ञासा रही है, सिकंदर ने कहा। हम कौन सी? तुम्हारी जिंदगी की कहानी क्या है? सिकंदर ने कुछ ऐसा पूछा जो वह हमेशा पूछना भूल जाता था, और जिस क्षण उसने वह सवाल पूछा, वह अचानक उदास हो गया। तीनों जनरलों ने अपनी आंखों में चमकती जिज्ञासा के साथ स्कैथर को देखा। जीवन की कहानी है ना? उसने गहराई से सोचते हुए कहा। फिर वह मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अपने जीवन के बारे में बताने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन एक बार मैं यीशु से मिली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह कैसा था? शुरुआती झटके के बाद अलेक्जेंडर ने सामान्य से अधिक दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। तीनों जनरलों ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह एक मूर्ख और उबाऊ आदमी था, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। तीनों जनरलों ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अलेक्जेंडर की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। जल्द ही स्कैथर ने आगे कहा, मैं उससे अतीत में एक बार मिला था। वह संत नहीं था जैसा आप मानते हैं, वह एक सामान्य इंसान था। वह शौच, पेशाब और खाना करता है। वह बहुत क्षमता वाला व्यक्ति था। मैं उसे अतीत में प्रशिक्षित करना चाहता था। चारों पुरुषों ने गहरी सदमे में अपनी आंखें खोली। एक पिशाच यीशु को प्रशिक्षित कर रहा है? क्या ये किसी तरह का मजाक है? सेनापति यही सोच रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने उसे अपना शिष्य बनने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वह मजबूत बनने के बजाय लोगों की मदद करना पसंद करता था। वह एक नेकदिल आदमी था। दुर्भाग्य से उसका नेकदिल होना ही उसकी मौत का कारण बना। उसने निराश चेहरे के साथ कहा, वह अभी भी सोचती है कि अगर यीशु ने पर्याप्त प्रशिक्षण लिया होता तो वह उसे अच्छी टक्कर दे सकता था। चारों आदमी चुप रहे। तीनों सेनापतियों के शरीर में तरह तरह की भावनाएं दौड़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि इस रहस्य उद्घाटन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हालांकि स्कैथर को उनके अस्तित्व की परवाह नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह उस मौत के लायक नहीं था, अलेक्जेंडर ने उदास स्वर में कहा। वास्तव में स्कैथर ने सहमति जताई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिकंदर और स्कैथर के बीच एक पल का मौन बीत गया। जल्द ही अलेक्जेंडर ने फिर से आह भरी। उसे नहीं पता कि उस दिन उसने कितनी बार आह भरी। मुझे अपने अधीनस्थ के किए पर खेद है, उसे सजा मिलेगी। कृपया क्या आप वापस जा सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न हो? स्कैथर की मुस्कान बढ़ गई और उसने कहा, यह असंभव है। मैंने 18 साल पहले की घटना में दुनिया को चेतावनी दी थी। संदेश स्पष्ट था, मेरी बेटी को छुओ और तुम्हें मेरा गुस्सा महसूस होगा। तुमने मुझे तब कोई विकल्प नहीं दिया। अलेक्जेंडर बोला और उसकी आंखें सुनहरी